नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात उत्तर प्रदेश की गर्माती सियासत की। हरियाणा के नतीजों का असर यूपी में होने जा रहे उपचुनावों पर दिख रहा है। समाजवादी पार्टी ने कल 10 सीटों पर होने जा रहे चुनावों में से 6 पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। हालांकि आज अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहेगा। उधर बीजेपी के लिए लोकसभा चुनावों में कम हुई सीटों के दर्द पर हरियाणा के नतीजों ने मरहम लगाया है। साथ ही मायावती भी इस बात से राहत महसूस कर रही हैं कि चंद्रशेखर की आज़ाद समाज गठबंधन हरियाणा में अपना खाता नहीं खोल पाए। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हमारे सहयोगी रणवीर की एक खास रिपोर्ट। ऐसा लगता है जैसे हरियाणा के नतीजों ने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पर दबाव बनाने का एक बड़ा मौका दे दिया है। इसी दबाव के तहत समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश में आने वाले 1.5 से 2 महीनों में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस उपचुनाव के लिए इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से 10 में से 5 सीटें देने की मांग की थी। इसी बीच हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ और चुनाव के नतीजों में जब कांग्रेस को झटका लगा तो नतीजों के अगले ही दिन समाजवादी पार्टी ने मौके पर चौका मारते हुए 10 में से 6 प्रत्याशियों की घोषणा करके कांग्रेस को एक संदेश दे दिया। पहले ये जान लेते हैं कि सपा ने किसे किसे उम्मीदवार बनाया। मैनपुरी की करहल सीट से तेज प्रताप यादव, कानपुर की सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी, प्रयागराज की फूलपुर सीट से मुस्तफ़ा सिद्दीकी, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से अजीत प्रसाद, अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट से शोभावती वर्मा और मिर्जापुर की मझवा सीट से डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है। जिन सीटों पर अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है उनमें अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद की सदर सीट, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदरकी शामिल है। समाजवादी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती थी। सपा ने कांग्रेस से मांग की थी कि 90 में से 2 सीटें उसे दी जाएं, लेकिन कांग्रेस ने इस मांग को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी का जनाधार नहीं है। इसके बाद जब हरियाणा के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए तो समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस को ये संदेश देने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का कोई बहुत मजबूत जनाधार नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कांग्रेस सपा से ज़्यादा सीटें मांग रही थी और सपा एक के बाद एक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करती जा रही थी। आखिर में सपा ने अपने पास 63 सीटें रखी और कांग्रेस को 17 सीटें दे दी। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 62 सीटों पे चुनाव लड़ी और उसमें से 37 पे परचम लहराया। कांग्रेस को पहले हम 17 सीटें नहीं दे रहे थे, हम कुछ कम सीटें दे रहे थे, लेकिन उन्होंने 17 सीटों की डिमांड रखी तो उनको दिया गया और उस पे वो जीत के आए 6, मतलब मात्र 35%। तो वो हमसे बात करें। उनकी लड़ाई चौथे और 5वें स्थान की रही है, मतलब जनता ने उनको कहीं भी स्टैंड नहीं करने दिया। ऐसी हमारी कोई न तो मांग थी न हमारी कोई बात थी। ये जरूर है कि हाँ, निश्चित तौर पर चूंकि गठबंधन के हम लोग एक अभिन्न साथी हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग साथ चुनाव लड़ेंगे। सीटें और सिंबल हमारे लिए महत्वपूर्ण, हमारे हाईकमान जैसा बोलेगा और समाजवादी पार्टी का हाईकमान श्री अखिलेश यादव जी आपस में दोनों बात करके कहाँ किसका सिंबल रहता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण जीत है। अब जाहिर है सपा और कांग्रेस में गठबंधन रहते हुए तकरार होगी तो बीजेपी चुटकी लेगी ही और कुछ ऐसा ही हो भी गया। हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद से समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जिस तरह से कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि गठबंधन में गांठें बहुत गहरी पड़ गई है। वैसे भी समाजवादी पार्टी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसके साथ भी गठबंधन एक चुनाव में करते हैं अगले चुनाव से पहले ही गठबंधन तोड़ देते हैं। और जिस तरह से उन्होंने फूलपुर को लेकर के, मझवा को लेकर के अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं, ये स्पष्ट है कि अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया था। लेकिन वो गठबंधन करे या ना करे, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ बहुत मजबूती के साथ तैयार है। वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा भी मानते हैं कि सपा ने समय देखकर दबाव बनाने के लिए अचानक ये सूची जारी कर दी। कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में 5 सीटें उपचुनाव में चाहिए थी, जो संभव नहीं दिखती हैं। अब कांग्रेस पार्टी को समझौता करना पड़ेगा क्योंकि 6 सीटों पर तो अखिलेश यादव ने उम्मीदवार घोषित कर ही दिए हैं और 2 सीटें और ऐसी हैं जिसमें अखिलेश यादव कोशिश करेंगे कि वो सीटें उनके खाते में जानी चाहिए, पहले भी उनके खाते में रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं।
लोकसभा चुनाव दोनों दलों ने साथ मिलकर लड़ा और नतीजे भी उम्मीदों से बेहतर आए। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती, वहीं कांग्रेस के खाते में 6 सीट आई। अब हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद जाहिर है कांग्रेस पार्टी की बार्गेनिंग क्षमता कम हो गई है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। और जो क्या कांग्रेस की बार्गेनिंग क्षमता कम हुई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुनीता एरन वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनीता जी, आज जो दलित पक्ष है उस पर भी मैं आपसे पूछूंगी आगे एक और रिपोर्ट दिखाकर, लेकिन पहले जो ये अभी रिपोर्ट दिखाई, क्या लगता है आपको दबाव बढ़ेगा कांग्रेस के ऊपर? हालांकि आज मेरे सहयोगी रणवीर बता रहे थे कि अखिलेश यादव ने कहा है कि बहरहाल कल हमने सीटों का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन उत्तर प्रदेश में इन उपचुनावों में बना रहेगा। आप कैसे देख रही हैं इस गठबंधन को, सपा और कांग्रेस के गठबंधन को उपचुनावों को लेकर? देखिए, अभी मुझे नहीं लगता कि ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है उसमें कोई भी स्प्लिट होगा। ये दोनों अभी साथ रहेंगे और उसके कई कारण भी हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ कास्ट एंड कम्युनिटीज चाहते हैं कि एक मजबूत ऑपोजिशन हो जो बीजेपी से लड़ सके। अब बात आई कि 10 सीटों के बारे में बात हो रही है। जो 6 सीट उन्होंने अखिलेश ने कल अनाउंस किए हैं, उनमें से 5 उन्होंने पिछले 2022 में जीती थी और एक जो फूलपुर की सीट है जिसमें कांग्रेस को भी इंटरेस्ट था, उसमें वो रनर अप थे। अबाउट 40% वोट उनको मिला था वहाँ पे। ना अभी तक समाजवादी पार्टी का और इवन कांग्रेस के कुछ नेताओं का एक ही मानना है कि जो जीत रहा हो उसको सीट लड़नी चाहिए। और आई थिंक सब जानते हैं कि कांग्रेस की हेल्थ थोड़ी इम्प्रूव हुई है एट द नेशनल लेवल, बट अभी यूपी में उनको बहुत काम करना है। बट मुझे नहीं लगता इससे कोई खतरा है। रहा ये मैसेजिंग की जो बात होती है, वो इज डेफिनेटली, क्योंकि एकदम हरियाणा के चुनाव के बाद उन्होंने टिकट अनाउंस करे, तो हो सकता है जो ह्यूमिलिएशन उन्होंने हरियाणा और मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने उनका ह्यूमिलिएशन किया था, तो उन्होंने भी एक स्नैप किया, एक साइलेंट स्नैप दिया उन्होंने कि भाई ऐसे नहीं है, दोनों को साथ मिलके बात करनी है। बट जो सीटें हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसी सीट डिक्लेयर करा है, कैंडिडेट ऐसी सीट के लिए कैंडिडेट डिक्लेयर करा है जिसमें कांग्रेस स्ट्रांग थी या उसकी स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस। जी, तो ये होते हैं राजनीति के दाव पेच। बहरहाल एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखाती हूँ। उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति करने वाले दो नेताओं मायावती और चंद्रशेखर को हरियाणा में बहुत आस थी, लेकिन नतीजों ने दोनों का बड़ा झटका दिया है। कैसे हरियाणा से यूपी की दलित राजनीति प्रभावित हुई है, देखिए रणवीर सिंह की एक और स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा में न मायावती की माया चली और न चंद्रशेखर की पुकार काम आई। दोनों को जनता ने बैरंग लौटा दिया। मायावती ने आईएनएलडी के साथ तालमेल कर चुनाव लड़ा, जबकि चंद्रशेखर ने जेजेपी के साथ तालमेल किया। लेकिन नतीजे आए तो 37 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीएसपी का खाता भी नहीं खुल पाया। वहीं 53 सीटों पर लड़ी आईएनएलडी को 2 सीटें मिली। आज़ाद समाज पार्टी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा, जेजेपी ने 70 पर, लेकिन दोनों को एक भी सीट नसीब नहीं हुई। नतीजों के बाद जहां चंद्रशेखर ने अपनी कमी स्वीकार की, वहीं मायावती ने हार का ठीकरा सहयोगी दल पर फोड़ दिया। हम लोगों ने अपनी बात मीडिया को के माध्यम से पहुंचाने का काम, जनता के बीच में जाकर पहुंचाने का काम किया, और वो जो भरोसा जनता का बनना था वो हम कम बना पाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हुआ वो हुआ, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि कुछ कमियां रही हैं हम लोगों में, उन कमियों को हम लोग दूर करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। जो विश्वास नहीं बन पाया उस विश्वास को संघर्ष करके मजबूत करेंगे। बीते लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर ने निर्दलीय चुनाव जीतकर सबसे बड़ा झटका बीएसपी को दिया था। बसपा इस बार लोकसभा में खाता भी नहीं खोल पाई। वहीं चंद्रशेखर नगीना से चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। हरियाणा चुनाव हुआ, उसमें जो दलित मतों की जो प्रवृत्ति रही, उससे ये जाहिर होता है कि उसने बीएसपी और आज़ाद पार्टी दोनों को बड़ी संख्या में समर्थन नहीं किया। और ये भी जाहिर हुआ कि दलितों में एक आकांक्षी समूह उभरा है जिसने अपनी आकांक्षा के आधार पे पार्टियों का चयन किया। चंद्रशेखर का विजन तो है कि वो बीएसपी का विकल्प बने,
लेकिन अभी उसके लिए ये हरियाणा चुनाव ने ये बताया कि अभी भी बीएसपी के प्रति दलित मतों का झुकाव ज़्यादा है। एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद खुद को दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं, वहीं बीएसपी आकाश आनंद को दलितों का युवा चेहरा बनाने की कोशिश में लगी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपरिपक्व कहते हुए पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद न सिर्फ दोनों पदों पर आकाश आनंद की वापसी हुई, बल्कि मायावती ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी की चुनाव प्रचार की कमान आकाश के हाथों में सौंप दी। कांग्रेस के पास अच्छी लीडरशिप होती तो वो शायद और अच्छा करते, लेकिन बसपा के लिए सिर्फ लीडरशिप बड़ा सवाल नहीं है। बसपा पूरी तरह से एक कमज़ोर पार्टी बनती जा रही है। मायावती के जो नारे थे वो नारे कमज़ोर होते जा रहे हैं। इस बार भी वहाँ मायावती ने नारा दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये एक पुराना नारा है, लेकिन इस बार हरियाणा में मतदाताओं ने कहा कि वोट हमारा नोट तुम्हारा ये भी नहीं चलेगा। दलित मतदाताओं ने कहा। तो कहीं न कहीं बसपा का जो नारा है, बसपा की जो अपील है, वो कमज़ोर हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद असल लड़ाई आकाश और चंद्रशेखर में दलित युवा चेहरा बनने की है। फिलहाल हरियाणा से तो दोनों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन क्या यूपी के उपचुनाव में ये हो सकता है? इसका जवाब दिया प्रोफेसर रविकांत ने। चंद्रशेखर के चुनाव जीतने के बाद और आकाश आनंद के फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद पहला चुनाव होगा, और उत्तर प्रदेश में, जहां पे दलित राजनीति में आज दो नौजवानों के बीच संघर्ष की जहां तक बात है, मुझे लगता है ये पहला परीक्षा होगी उनकी। और इस परीक्षण में आकाश आनंद चूँकि अभी लोकसभा चुनाव में तो बहुत अच्छा वो बोल रहे थे और ख़ास करके दलित नौजवानों में बहुत प्रभावित हो रहे थे, लेकिन जिस तरह से मायावती ने उनको हटाया था उससे थोड़ा सा झटका लगा था। चंद्रशेखर चुनाव जीतने के बाद एक नई उम्मीद के साथ वो इस समय पूरे देश में घूम रहे हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया में। तो उनके लिए भी ये वर्चस्व का एक तरह से जंग होगी ये, और आकाश आनंद और चंद्रशेखर दोनों की परीक्षा होगी, और इसमें कौन बाजी मारेगा ये तो देखना पड़ेगा, और दलित राजनीति को आगे कौन लेकर के जाएगा ये यहीं से तय होने वाला है। बीएसपी और आज़ाद समाज पार्टी की इन कोशिशों के पक्ष में क्या दलित समाज यूपी विधानसभा के उपचुनाव में इन दोनों में से किसी एक दल को चुनेगा, या फिर दलित समाज अपने हितों को देखते हुए बीएसपी और आज़ाद समाज पार्टी से अलग होकर किसी और पार्टी के विषय में सोचेगा? ये देखना आने वाले दिनों में बेहद दिलचस्प रहने वाला है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। सुनीता जी, जो ये दलित वोट है ये भी अपने आप में बहुत अहम है। अगर हम देखें हरियाणा में जिस तरह से झुकाव हुआ, और आज ही जब मैं न्यूज़ रूम में आ रही थी हमने महाराष्ट्र में देखा जो अनुसूचित जाति आयोग है, महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट ने उसे वैधानिक दर्जा देने के लिए वो अध्यादेश लाए हैं। आप किस तरह से देख रही हैं जो ये वोट बेस है, मायावती हैं, चंद्रशेखर हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ेगा? क्योंकि बीजेपी की अब नज़र यही है, उत्साहवर्धन हुआ होगा जिस तरह से हरियाणा में लगा कि एक पक्ष ने इनकी तरफ, इस पक्ष ने उनको समर्थन दिया है। देखिए, बीएसपी के कमजोर होने के बाद या मायावती जी के इनएक्टिव होने के बाद दलित वोट्स जो हैं वो अप फॉर ग्रैब्स है। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि कुछ चंक हमारे साथ आ जाए, पर मायावती जी के पास आज भी 8 या 9% जो जाटव वोट है वो उनके पास है। पासी और जो ऑल अदर दलित कास्ट है वो अब मूव कर रहे हैं, एंड जनरली दलित जब मूव कर जाता है, छिटक जाता है, वो वापस नहीं आता है। और यही कारण है कि मायावती अचानक लोकसभा के बाद अचानक एक्टिव हुई। उन्होंने आकाश आनंद को भी लेकर आए क्योंकि उनको एक कॉम्पिटिटर आजाद पार्टी में दिखाई दिया, चंद्रशेखर में दिखाई दिया। बट मुझे ये लगता है आज की तारीख में भी अगर हम इन दोनों युवा नेताओं को कंपेयर करते हैं तो जो नेटवर्क मायावती के पास है वो अभी आजाद पार्टी को अपने लिए क्रिएट करना होगा। पर जो मायावती के पास एक ऊपर एक स्टिग्मा है कि आप बीजेपी की एक बी टीम है, उसको उनको हटाना, क्योंकि कहीं ना कहीं दलितों को ये फीलिंग हुई है कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना चाहती थी, और बीजेपी बहुत कोशिश करी है कि ये जो एक फीलिंग हुई है, एक जिसको वो एक मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा ऑपोजिशन का कहते हैं, इसको वो दूर करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार स्टेटमेंट दिया है। पर दलित पॉलिटिक्स में एक चर्निंग होगी,
अभी मुझे लगता है क्योंकि अखिलेश यादव का पीडीए अभी उन्होंने जो 6 टिकट्स दिए हैं उसमें एक दलित को दिया है, 3 बैकवर्ड को दिया है, 2 मुस्लिम को दिया है, तो वो पीडीए लेके चल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ पार्ट, इशू वाज अ पार्ट ऑफ इट। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक मोड़ आएगा और मायावती को अब और एक्टिव होना पड़ेगा। और अब अगर उन्होंने आकाश आनंद को आगे करा है तो उनको फ्री हैंड देना पड़ेगा। क्योंकि अभी हरियाणा में भी वो जो गई है ना, क्योंकि काशीराम पंजाब से आते थे, नेबरिंग स्टेट से, और दलितों में इनका अच्छा एक इन्फ्लुएंस हो गया था। पर वहां पे भी ये एनालिसिस का इशू है कि उनके वहां जाने से बीजेपी को कितना फायदा हुआ, क्योंकि कईयों का मानना था कि अगर बीजेपी ये बीएसपी अगर यूपी में एक्टिव होती तो अपोजिशन की इतनी सीटें नहीं। तो ये भी एक एनालिसिस की बात है। बट यस, दलित पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कौन आगे बढ़ता है। बट अभी मायावती के पास 9% वोट है, बार्गेनिंग कैपेसिटी है। बिल्कुल, उनके पास बार्गेनिंग कैपेसिटी और बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी किस तरह से इस वोट बेस को लुभाया जाए। आप हमारे साथ जुड़ी अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इस आंकलन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात कांग्रेस की करते हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने हरियाणा जीता है लेकिन कांग्रेस ने उसे हारा है। तो हरियाणा के नतीजों पर आज कांग्रेस में हार के कारणों पर मंथन हुआ है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई नेता बैठक में शामिल हुए, लेकिन हरियाणा से नेता यहां पर नहीं थे। उनसे बाद में बैठक होगी। सूत्रों के हिसाब से राहुल गांधी ने बैठक में कहा है, एक व्यक्ति का पार्टी से बड़ा होना पार्टी को नुकसान पहुंचा गया। देखिए हमारी सहयोगी प्रशांत की रिपोर्ट। हरियाणा में मिली हार के बाद कांग्रेस में मंथन और उथल-पुथल दोनों एक साथ शुरू हो गए हैं। पहले बात मंथन की। गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के आला नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत और अजय माकन शामिल हुए। पार्टी की हार में गुटबाजी और निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका की समीक्षा की गई। बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा या राज्य के किसी अन्य नेता को नहीं बुलाया गया। अगले कुछ दिनों में राज्य के नेताओं के साथ बैठक की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी, जीएसओ वेणुगोपाल जी और ऑब्जर्वर्स अशोक गहलोत जी और मैं, और साथ में आईसीसी के सेक्रेटरीज और जूम के साथ में दीपक बाबरिया जी भी जुड़े, और सब लोगों ने विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी। नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। जैसा कि अंदेशा था, हरियाणा में लगातार तीसरी हार के बाद अब पार्टी में सिर फुटअव्वल भी शुरू हो गया है। पार्टी भले ही हार के पीछे ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी को दोष दे रही हो, लेकिन कई पार्टी कार्यकर्ता और नेता दूसरे कारणों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पार्टी के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने पार्टी में ओबीसी की उपेक्षा का आरोप लगाया। राहुल जी जब ओबीसी की बात करते हैं, बिल्कुल राहुल जी तो ओबीसी की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय चेयरमैन को जो है मैनिफेस्टो जो जब इन्होंने रिलीज किया तब नहीं बुलाया। कोई बड़ा कार्यक्रम होता तो तब बुलाते नहीं हमें। तो फिर किस नाम के हम ओबीसी चेयरमैन? मैं तो बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ के सोनिया गांधी जी ने मुझे चेयरमैन बनाया था, लेकिन मैंने यहाँ आके देखा तो यहाँ तो कोई कुछ ही नहीं है। ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन की कोई हैसियत नहीं है। ना सीडब्ल्यूसी में हम जाते हैं, ना सीईसी के अंदर हमारे सजेशन लिए आते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी ने हमारे सजेशन दिए थे। अगर एक्सटेंडेड कमेटी में हमें बुला लें तो कम से कम अपनी आवाज़ तो हम वहाँ बुलंद कर सकते हैं कि ओबीसी के लोगों के साथ ये जाती हो रही है। इतना ही नहीं, चुनाव में हारे कई उम्मीदवार तो खुलकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोध में आ गए हैं। उनका कहना है कि हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने साजिश करके उन्हें हरवाया है। चुनाव हारना और चुनाव हराना दोनों में फर्क आता है। पुरेंद्र सिंह पुरी को चुनाव हराया गया है। पार्टी ने ही एक बागी उम्मीदवार खड़ा करके और पूरे षड्यंत्र के तौर पे चुनाव हराने की कोशिश भी करी और उनकी मंशा पूरी भी, उन्होंने चुनाव हराया गया है। कहीं ना कहीं हमें था कि कुमारी शैलजा जी अगर सही समय पे सही टाइम पे आती तो आज चुनाव के नतीजे कुछ और होते। अब सूत्रों के माने तो पार्टी जल्द ही हरियाणा में हुई हार की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन कर सकती है।
वैसे ऐसा कई बार हो चुका है जब पार्टी की हार के बाद कांग्रेस ने समीक्षा के नाम पर कमेटी का गठन किया हो, लेकिन उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात। कमेटी की रिपोर्ट पर अमल नहीं हो पाता और रिपोर्ट धूल फांकती रहती है। नई दिल्ली से प्रशांत की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात जम्मू कश्मीर की। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल ने आज श्रीनगर में आम राय से उमर अब्दुल्ला को अपना नेता चुन लिया है। इस मौके पर 4 विधायक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आ गए हैं। ये विधायक हैं प्यारेलाल शर्मा, सतीश शर्मा, अकरम चौधरी और डॉक्टर रामेश्वर। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। वहीं बीजेपी ने यहां 29 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि पीडीपी को 3 सीटें मिली। सर अलायंस के साथ कब मीटिंग होगी और यहाँ पर वो कल होगी इंशाल्लाह। दावेदारी कब पेश होगी सर सीएम बनाने की? बहुत जल्दी होगी, हम लोग ठहरेंगे नहीं। आज मीटिंग में सिर्फ ये फैसला हुआ कि लेजिस्लेटिव पार्टी का हेड कौन होगा। उन्हें भारी सब लोगों ने उमर साहब को कबूल किया है। महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले राज्य की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला करते हुए महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार को उम्मीद होगी कि इस फैसले से अनुसूचित जाति के लोग उनके साथ आएंगे। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के बाहर निकाले जाने के एक दिन बाद आतिशी अपने निजी आवास में मुख्यमंत्री ऑफिस का काम करती हुई नजर आईं। इसमें देखा जा सकता है कि आतिशी सीएम आवास से निकाले गए सामान के बीच बैठी हैं और इस दौरान उन्होंने एक फाइल पर साइन भी किया। और दिल्ली सीएम आवास को लेकर विवाद तब बढ़ गया जब पीडब्ल्यूडी ने कल सिविल लाइंस में फ्लैगस्टाफ रोड पर बंगला नंबर 6 को सील कर दिया था। और आइए इस पर पहले सुन लेते हैं मुख्यमंत्री आवास को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच जो ठनी हुई है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि एलजी कठपुतली की तरह अफसरों को नचा रहे हैं। जब हमने इस बात के लिए एलजी साहब को पत्र लिखा तो एलजी साहब कहते थे नहीं, ये डिपार्टमेंट तो आपके पास है, ये तो चुनी हुई सरकार का विभाग है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। ये कई बार ये सवाल आया। बुजुर्ग लोगों की पेंशन को रोका गया, अस्पतालों के अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को निकाला गया, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर मुफ्त टेस्ट रोके गए, पानी सीवर के कामों के लिए पैसा रोका गया। जब भी एलजी साहब को लिखा, कहा गया अरे ये विभाग तो आपके पास है। अरे भाई, विभाग तो हमारे पास है मगर अफसरों का कंट्रोल तो आपके पास है। कठपुतली की तरह तो आप अफसरों को नचा रहे हैं। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण कल पूरे देश को मिल गया। आपको ये जानकारी होगी कि पीडब्ल्यूडी विभाग खुद मुख्यमंत्री आतिशी जी के पास है। पीडब्ल्यूडी विभाग उनका विभाग है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, सीधा सीधा चुनी हुई सरकार के अधीन आता है। मगर उसके बावजूद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के घर को ताला लगाकर सील कर दिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से बच्चों के साथ हैवानियत की घटना सामने आई है। गेहूं चोरी पर हमारे समाज में बच्चों को ऐसी सजा दी गई जो शर्मसार करती है। चोरी का आरोप लगाकर 3 छोटे बच्चों के मुंह में कालिक पोती गई, उनके सिर मुंडाए गए और चोर लिखकर गांव भर में घुमाया गया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है, लेकिन बच्चों के जहन में सजा का घाव क्या भर पाएगा? बहराइच जिले का ये वही मुर्गा फार्म है जहां 3 बच्चों के साथ बदसलूकी की गई। आरोप लगाया गया कि बच्चों ने 5 किलो गेहूं चुराने की कोशिश की, लेकिन इसकी न कोई पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और न थाने में गए।
बल्कि कानून अपने हाथ में लेकर तीनों बच्चों के मुंह पर कालिख पोती। उनका आधा सर मुंडवाया और चोर लिखकर पूरे गांव में घुमाया गया। मेरे साथ एक बार झूठा इल्जाम लगाते थे सर गड़सा के बारे में। हमने गड़सा जानता भी नहीं था। ये घटना बहराइच के नानपारा कोतवाली क्षेत्र में हुई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनमें मुर्गा फार्म का मालिक और उसके 2 दोस्त शामिल हैं। हम नानपारा के निवासी रजत राम द्वारा एक FIR पंजीकृत कराई गई, जिसमें SC/ST एक्ट और 109 BNS धारा के अंतर्गत इसमें 3 आरोपियों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। मासूम बच्चों के साथ ऐसा अमानवीय बर्ताव करने के लिए अपराधियों को मौका रहते पकड़ तो लिया गया, लेकिन इस तरह की घटनाएं हमारे पूरे समाज और उसकी सोच पर सवाल उठाती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि जमाना बदलने के बाद भी हमारी मानसिकता क्यों नहीं बदली है। बहराइच से सलीम सिद्दीकी के साथ रणवीर सिंह की रिपोर्ट। जाने माने उद्योगपति रतन टाटा को आज मुंबई में अंतिम अंकल संस्कार किया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा को अंतिम विदाई दी गई। 86 साल के रतन टाटा ने कल देर रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें ली, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके कोलाबा स्थित आवास पर ले जाया गया, जहां आज सुबह उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद दिवंगत रतन टाटा का पार्थिव शरीर नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स ले जाया गया, जहां मशहूर हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है, उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। He was a man ahead of his times. He took the Tata Group abroad in a way. I mean, today there's a sort of a global there's a global recognition of Indian industry. स्वर्गीय रतन टाटा का जीवन अपने आप में एक पूरे विश्वविद्यालय के समान, जिन्होंने जीवन में बड़े सपने देखे और सपने नहीं देखे उनको पूरा करके भी देखे। I think whenever the economic history of modern India is written, I would feel that a full volume will not be enough to describe his achievements. बहुत ही रेयर किस्म के इंसान, हम सब उनको बेहद मिस करेंगे। वो ट्रू टाटा थे, लोगों के बारे में मदद करने के लिए, लोगों के बारे में सोचने के लिए।